कि हम सब लोग तो रफ़ी को चाहने वाले लोग यहाँ बैठे हैं और हर साल इस कार्यक्रम का इंतजार भी करते हैं। मैं आग्रह से इस बात का उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ कि बोरिवली में एक गीता जयंती के कार्यक्रम में मैं सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ था। कालावनविश में उनको व्यक्तिगत निवास स्थान पर मिल नहीं पाया और उस कार्यक्रम में मैंने माननीय राज्यपाल महोदय जी को ये कहा कि सर, हम 19 सालों से रफ़ी साहब का या उनके नाम से एक अवार्ड करते हैं और ये साल रफ़ी साहब का जन्म शताब्दी बर्थ सेंटेनरी है। आप आएंगे क्या? ये डर डर के मैंने पूछा है, क्योंकि बोरिवली के इस कार्यक्रम के स्टेज पर गीता जयंती का कार्यक्रम, और मैं आपको बताऊं कि आपके इतने ही रफ़ी साहब के ऊपर प्रेम करने वाले हमारे गवर्नर साहब है, उन्होंने 1 मिनट में कहा मैं जरूर आऊंगा। और उसके बाद आज यहां पर वो स्वयं आए हैं। रफ़ी साहब के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, उससे ज्यादा आप ही लोग हम सबको बता सकते, इतने रफ़ी के दीवाने यहां पर हैं। जब 19 साल पहले मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो हमारे यशवंत इंगवले जी वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, प्रसाद माडकर जी, हम सब लोग इकट्ठा हुए। सर, वो दौर था थोड़ा दुख भरा अंतलीप साहब, क्योंकि 2009 में मैं मेरा पहला चुनाव लड़ा था और हार गया था। और बहुत काम करने के बाद, कॉर्पोरेटर इस नाते काम करने के बाद, जब चुनाव में ऐसा लगा कि लोगों का और भी विश्वास लेना आवश्यक है, तब दोस्त यार बैठे थे और क्या करें, तो हमारे यशवंत ने कहा कि चलो गाने सुनते हैं, और रफ़ी साहब के गाने लगाए। दुख दर्द उस समय पर मिट गया और लगा फिर से हो जा शुरू बेटा, काम पर लग जाए। और उस समय पर हमने रफ़ी साहब के अवार्ड का कार्यक्रम करेंगे ये तय किया। कई लोगों ने कहा कि भाई बांद्रा में रफ़ी साहब रहते थे, आप बांद्रा के एमएलए हो, इसके लिए कर रहे हो। बहुत छोटी सोच है। रफ़ी साहब की आवाज, रफ़ी साहब के गाने, रफ़ी साहब का अंदाज और रफ़ी साहब का संघर्ष भरा जीवन, बहुत कम लोगों को यह पता भी होगा कि रफ़ी साहब के गाने हम आज जो सुन रहे हैं, एक दौर उनके जीवन में ऐसा भी आया कि इतने बड़े महान गायक को भी जमीन पर देखना पड़ा और एक बैड पैच इस कदर तक आया कि कहने वाले तो ये कहते हैं कि उस दौरान कुछ साल गुजरने के बाद, इतने हिट्स देने के बाद, इतने अवार्ड्स मिलने के बाद, जब कोई काम दे नहीं रहा, कोई गवा नहीं रहा, कोई बुला नहीं रहा, और उसके बाद जब रफ़ी साहब को फिर एक बार किसी ने बुलाया तो महबूब स्टूडियो के उस रिकॉर्डिंग रूम में जाते समय रफ़ी साहब भी 10 बार कभी अपने को, कभी जमीन को, कभी तारे को देख रहे थे। रफ़ी साहब का जीवन एक संघर्ष भरा जीवन भी है, वो आदत भरा जीवन है, वो मेहनत भरा जीवन है, वो सृजनशील व्यक्ति का जीवन है, वो संस्कारित मन का जीवन है। और रफ़ी साहब जितने हिंदी गाने गाए हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रफ़ी साहब ने मराठी में भी इतने सुंदर गाने गाए हैं कि बहुत सारे यहाँ दर्दियों को पता है। हमने एक साल वो भी अवार्ड दिया था। मैं माननीय गवर्नर साहब को बताना चाहूंगा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के भाई और राज ठाकरे जी के पिता सम्मान्य श्रीकांत ठाकरे जी ने दिए हुए म्यूजिक पर रफ़ी साहब ने मराठी में जो गाणे गाए हैं वो अजरामर है, अजरामर है, अजरामर है। आणि श्रीकांतला मी सांगेन एखादं मराठी गाणं पण होऊन जाऊ द्या, शोधीसी मानवा रावळी अंतरी, नांद तो पुढे बस। तो रफ़ी साहब यहां सब जगह बसे हैं। आनंद में रफ़ी साहब है, दुख में रफ़ी साहब है, इंतजार में रफ़ी साहब है, मोहब्बत में रफ़ी साहब है,
अपने आप में भी रफी साहब है और अपने विरोधियों में भी रफी साहब है। मैं विरोधियों में इसके लिए कह रहा हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन अंतरिम सुल्तानपुर जी है, वो हमारे भाई है और उनके पिताजी के हम चाहने वाले मजरूह सुल्तानपुरी साहब, जिन्होंने 200 फिल्मों में गाने लिखे और शेर शेरो शायरी गजल के बादशाह, ये मजरूह सुल्तानपुरी साहब थे। अब ये भी कहानी बता दूं मैं, हमारे मन में चल रहा था कि भाई हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दे। तो मैं जब इस चुनाव में अपना पर्चा डालने गया तो मैं एक बड़े नम्र मिजाज के एक शख्स से मेरा परिचय हुआ और मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं भी अर्जी डाल रहा हूँ। मैंने किसके खिलाफ? बोले आपके खिलाफ। तो मतलब बड़ी अच्छी बात है, क्या नाम है आपका? तो इन्होंने कहा मेरा नाम है अंतरिम मजरूह सुल्तानपुरी, जो यहाँ बैठे हैं। खैर वो राजनीतिक बात बाद में रही, लेकिन मजरूह साहब के हम दीवाने हैं और मजरूह साहब ने लिखे हुए गाने जो रफी साहब ने गाए और लोगों ने गाए हैं, ये अपने जीवन को सर्वानंद ब्रह्मानंद देने वाले हैं और इसके लिए उनको उनका चयन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किया गया। उसके लिए मुझे लगता है हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है और अंतरिम साहब आप स्वयं इस अवार्ड लेने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अवार्ड के लेने के लिए खुद आए। अब जावेद अली तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के हैं। अब इन्होंने कौन से लैंग्वेज में गाना नहीं गाया है वो ढूंढना पड़ेगा। मैंने पूछा बंगाली में गाया? बोले गाया। तमिल में गाया? गाया। हिंदी में गाया, सब लैंग्वेज में गाना गाया। और एक प्रोग्राम में मैं उनको सुन रहा था, तो बाद में इस प्रोग्राम के बाद उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी थोड़ी आपकी अदाकारी तो ऐसा ये मंच है जिस मंच की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी जी पहले इस कार्यक्रम में आए, वहां से शुरू हुई। और मैं अगर गलत नहीं तो रोशन बेग जो गायिका थी, या मैं नाम गलत हो सकता है, बेग सरनेम है उनका, हाँ मुबारक बेगम। कौन है भाई? सही बोला है, हाँ श्रीकांत जी है। तो मुबारक बेगम जी को अवार्ड देना चाहिए, मुझे आडवाणी जी ने कहा। और हमारे नेताओं का मन भी कितना संवेदनशील होता है कि उन्होंने कहीं पर दिल्ली में पढ़ा कि मुबारक बेगम जी जिन्होंने इतने अच्छे गाने गाए हैं, वो दुर्भाग्य से परिवार उनके साथ न रहने के कारण अब अपने जीवन को कैसे चलाना या दवा दारू भी कैसे करना, इसकी हालत है। और मुबारक बेगम जी को देखना चाहिए। तो मुझे आडवाणी जी का फोन आया और कहा मुबारक बेगम जी से संपर्क करो, उनको मदद भी करो और उनका सम्मान भी करो। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में आऊंगा। रफी साहब का पहला अवार्ड नाम का आडवाणी जी ने मुबारक बेगम जी को दिया। यहां से सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये सिलसिला आगे चलता गया। आशा भोसले जी से, लता मंगेशकर जी से, प्यारेलाल जी से, मजरूह साहब से लेकर सुरेश वाडकर जी से लेकर लगातार चलता आ रहा है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के आप जिंदा दिल साक्षी है और इसी प्रकार की सेवा। अब मैं मेरे ओरिजिनल रोल में आता हूं, सांस्कृतिक कार्य मंत्री के। ये महाराष्ट्र सरकार आपको देती रहेगी, फडणवीस साहब की सरकार देती रहेगी और इस काम के लिए मुझे अगर चुना गया है तो उसमें बढ़ोतरी ही होगी, कटौती तो नहीं होगी। कुछ रहेगा तो राज्यपाल महोदय से निवेदन बजट में कर लूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।